हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं आज लाइव आई थी और आप सभी मुझे बहुत सारे बच्चे मिले भी, बहुत सारे नहीं भी आए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जो है आप लोगों को अपडेट क्या देनी थी, बस आपके लिए जो डाउट थे उसके लिए मैं लाइव आई थी। फिलहाल मैं आपको जो है आपको लाइव में आज, वैसे भी आज जो है वेडनेसडे, मैं आपको लाइव जो है कल मिल सकती हूँ। कोशिश करूँगी कि कल मैं आपको आपके टाइम पर लाइव मिलूँ, तो लाइव क्लास करेंगे। क्लास का क्या मतलब है कि डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे आप सुटेबल तरीके से कर सकते हो वो बातें। फिलहाल की चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप में से कोई पहली बार आया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो फ्रेंड, ताकि आपको एग्जाम तक की अपडेट जरूर मिले। एग्जाम के बाद लीव कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक कर लो ताकि ये पीडीएफ वगैरह वहाँ पर असाइन हो जाए। कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, तो वो आपको समय के साथ पता चल जाए। लिंक आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में मिलेगा पिन करके, और नहीं तो टेलीग्राम पर भी शानी क्लासेस ही नाम है, जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। अब टाइम हम बिल्कुल करेंगे वेस्ट नहीं, और फटाफट करेंगे क्वेश्चन। मैंने कल आपको पवन की ये सीरीज़ है, जो पवन की सीरीज़ लेटेस्ट है, वहाँ से मैं करवा रही हूँ। कल मैंने ऑब्जेक्टिव आपको करवाया था, आज मैं आपको वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, जरा पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वालिटी अपनी इंक्रीज कर लीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई देगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस विचारधारा के कवि थे? कबीरदास जी किस विचारधारा के कवि थे? आप इनका नाम जानते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका एक छोटा सा आंसर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और इसका एक बहुविकल्पी भी आपके पेपर में बना हुआ था, जो कि मैंने आपको कल करवाया था। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि कबीरदास जी हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानश्री, ध्यान रखना, ज्ञानश्री शाखा के कवि थे, ठीक है, भूलिएगा नहीं, के प्रधान कवि थे। एक छोटा सा आंसर आपको, छोटा सा नंबर आपका, 1 नंबर आपको दिला देगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? आपने जो जीवनी के बारे में पढ़ा है, आपने इनके कबीरदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन लोगों के बारे में जो आपने जीवनी पढ़ी थी, इनकी बायोग्राफी से संबंधित साहित्य देखा था, जहाँ पर इनका नाम, पता, एड्रेस, स्कूल, माँ बाप सब कुछ था, तो उनसे कैसे प्रश्न बन रहा है वो ये है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप इसका साधारण सा उत्तर बता सकते हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1455 में वाराणसी में। अब इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकता है। क्या? एक 1455 आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है, एक आपका यह स्थान पूछ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको आपके वेरी शॉर्ट से भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कबीरदास का पालन पोषण किसने किया? तो आप जानते हैं इसका बहुत छोटा सा आंसर है कि कबीरदास जी का जन्म, जब कबीरदास जी जन्म जो लिए थे, वो जात से, मतलब जन्म से ब्राह्मण थे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो आपकी सीरीज में लिखा हुआ है। मगर उनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा थे, उनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते ही देखते हैं नेक्स्ट, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो आप लिख सकते हैं, कबीरदास जी के गुरु का नाम महात्मा रामानंद था। क्या था? रामानंद। ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं ये बात साथ साथ इसलिए बताती चल रही हूँ, भले हिंदी है लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो आप जानते हैं इनका नाम लोई था, पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली, 2 संतानें भी उनसे प्राप्त हुई थी, उत्पन्न हुई थी। आगे बढ़िए, कबीरदास जी की काव्य कृतियों का वर्णन करिए। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनकी आपको व्याख्या या वर्णन करना है। तो कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है। कबीरदास जी का जो काव्य संग्रह है वो बीजक है, और उसके 3 मेन मुख्य भाग है, एक साखी है, एक सबद है, एक रैमानी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपको बहुविकल्पी बन जाएगा, और ये साखी, सबद, रैमानी का आपको पूछ सकता है कि कौन कौन इसके भाग हैं। आगे बढ़िए, सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम में बताइए। मतलब अभी कबीरदास जी से संबंधित प्रश्न चल रहा था, अब सूरदास जी पे प्रश्न बन रहा है। सूरदास जी की 3 मेन कृतियां हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो आपको ये नाम याद करना होगा, टेट में भी बहुत आता है, सीटेट आपने भरा होगा तो वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है।
आगे बढ़िए। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था। अभी तक कबीरदास जी के ऊपर सारे प्रश्न थे, अब तुलसीदास जी के ऊपर है। तो इनके माता पिता का अगर नाम पूछते हैं तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, आत्माराम दुबे था, ध्यान रखिएगा। तो माता पिता के नाम भी आपको बहुविकल्पी में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। दूसरा, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो कहते हैं स्वामी नरसिंह दास जी। ठीक है, स्वामी नरसिंह दास जी तुलसीदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट आइए, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था, रत्नावली था। आगे चलिए, तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तुलसीदास जी के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया है उसका नाम था, आप उत्तर में बताएंगे। तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर, ये कहाँ पर रहकर किया था स्थान, तो अयोध्या में रहकर 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्लियर सभी को। चलिए, तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी। तो अगर जो इन्होंने रचनाएं रचित की हैं, लिखा है, तो रचनाओं पे कह सकते हैं कि 31 बताई थी। तुलसीदास जी की जो रचनाएं थी वो 31 थी, किंतु प्रमाणिक रूप से कुल जो कह सकते हैं टोटल थी वो 12 रचनाएं थी। तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तो आप उत्तर बता सकते हैं इसका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नछू। आप इनकी कृतियों के बारे में, इनके जो प्रबंध काव्य हैं उनको लिख सकते हैं। ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव में टिक करने को भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका 1 पन 2 काम हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, तुलसी कृत मुक्तव्य काव्य लिखे। तो कवितावली, दोहावली, राम वैरवो रामायण, वैराग्य संपादनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बहुलक, ये सारे इनके काव्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तुलसी कृत गति के काव्य बताइए। तुलसी कृत गति के काव्य बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, गीतावली, कवितावली, गाने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में है, तो विनय पत्रिका। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। अभी तक एक बात और मैं कहना चाहूँगी, क्या पता है, जितने प्रश्न अभी तक मैंने आपको, आपकी सीरीज से, पवन सीरीज है, ये लेटेस्ट वाली है, इससे अभी तक कोई भी प्रश्न पिछले कई सालों के बीच में नहीं पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, कुछ आते भी हैं। ठीक है, 100% श्योर नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो आप राइट आंसर बता सकते हैं, बिहारी जी रीतिकालीन काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिहारी जी का जन्म 1630 के ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। बसुआ गोविंदपुर नाम से कोई गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था, जन्मस्थल था। आगे बढ़िए, बिहारी जी के गुरु कौन थे। बिहारी जी के गुरु कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में आप इसका लिख सकते हैं, बिहारी जी के गुरु लाला नरसिंह दास जी थे। आगे चलिए, नेक्स्ट, बिहारी जी का निधन कब हुआ था। तो 1663 में बिहारी जी का निधन हुआ था। बिहारी के द्वारा रचित जो रचित ग्रंथ उसका नाम बताइए। तो आप उत्तर में बताएंगे, बिहारी जी के द्वारा लिखित रचना ग्रंथ का नाम बिहारी सत्य सही है। क्या है, बिहारी सत्य सही। आप मेरे साथ ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, खुद भी आपने 1-2 बार रिवीजन किया होगा, तो ऐसे मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है, वहाँ पर जब प्रश्न आता है तो हम कर, आपने 2 पेपर दे दिया है और आपको बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। आगे बढ़िए, और जिनमें से कह सकते हैं कि 719 दोहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, इसकी प्रिंटिंग थोड़ी कम अच्छी लेकिन देख लेंगे, लिखा हुआ है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर में आप बता सकते हैं, इनका जन्म जो है 1886 में झांसी के जिले के चित्तौड़ गांव में, नमक गांव में हुआ था, चित्तौड़। आगे चलिए, अब बात आ जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण जी का गुप्त का निधन कब हुआ था। तो 1964 में गुप्त जी का निधन हो गया था, 1964 में हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को कब प्राप्त हुआ। राष्ट्र कवि होने का जो गौरव है वो उनको कब प्राप्त हुआ। आप उत्तर में लिख सकते हैं, गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर गुप्त जी ने बेल यात्रा, ये यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जेल है ये बेल नहीं है, जेल यात्रा की थी। ठीक है, आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है आप कह सकते हैं कि केडी लेफ्टिनेंट की उपाधि इनको मिली हुई थी और प्राप्त की थी, और भारत में राष्ट्र कवि का गौरव सम्मानित हुआ था। फिलहाल ऐसे प्रश्न बहुत कम आने की चांसेस है, बहुत कम उम्मीद है आएगा, तभी तो कभी नहीं आया, 1 भी सालों में नहीं आया।
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। 2-3 ही महाकाव्य, सारे तो याद नहीं होंगे, आपको 1-2 नाम सबके याद कर लेने हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित जो महाकाव्य है उसका नाम साकेत है। क्या है? उसका नाम साकेत है। आगे बढ़िए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आप इसका आंसर लिख सकते हैं और बता सकते हैं। हरिऔध जी का जो जन्म हुआ था वो संवत 1865 से लेके हुआ था, मतलब उस समय हुआ था, लेके नहीं होगा। और आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक कोई स्थान था, वहाँ पर हुआ था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इनकी जो ये जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनसे आपको आपके बहुविकल्पी बनेंगे। बहुत परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि 5 ही आएंगे, ठीक है। लेकिन जितना दिया है सीरीज़ में हम उसको 2-3 बार देख लेंगे। कोई श्योरिटी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे ही। ऐसे भी आपको मालूम है कि 25 नंबर का पेपर होगा, 18 आपको जो है क्वेश्चन रहेगा, आपको 12 नंबर पासिंग लेना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? उत्तर में आप बता सकते हैं प्रिय प्रवास जो है वो महाकाव्य बात जी को है, जो कि मंगला प्रसाद पारितोष इनको एक जो है साहित्य लहरी का और साहित्य से संबंधित जो अवार्ड था वो भी इनको देकर सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका सिंपल सा आंसर है जो बता सकते हैं आप कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। ये लोग कुछ जो फेमस राइटर्स हैं, जितने भी फेमस कवि हैं, उनसे प्रश्न आपको आएगा। या एक काम आप ये कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूंगी लेकिन मुझे वक्त चाहिए होगा। जितने भी सीरीज में आपको पीछे क्वेश्चंस दिए उसमें आप उन कवियों को छांट लीजिए जिनसे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न बना, चाहे वो लघुत्तरी का बना हो, चाहे अति लघुत्तरी का, चाहे वो आपको ऑब्जेक्टिव। जिन जिन कवियों से तीनों सेट के क्वेश्चंस बने हुए हैं उन कवियों को छांट के उनकी जीवनी या उनसे संबंधित क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि जो मेनली हर 2 साल पे के गैपिंग में आ रहे हैं उन्हीं कवियों से संबंधित प्रश्न ज़्यादा बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के बारे में बताइए। तो अब इसमें ये नहीं लिखा है कितनी रचनाएं बताइए, तो आपको जो भी याद हो आप वो लिख सकते हैं। पूरा याद करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। उत्तर में आप बता सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं, रेखा चित्र लिखा है, नाटक लिखा, जीवनी लिखा, निबंध के अतिरिक्त अंग्रेजी में, बंगला, संस्कृत, अनेक भाषाओं में भी बहुत सारे ग्रंथों में इनको अनुवाद भी किया जा चुका है। आगे बढ़िए। महादेवी वर्मा के बारे में कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। महादेवी वर्मा जी की किताब कविता के संग्रहों का नाम बताइए। तो इनकी कविता का जो संग्रह है, कलेक्शन, उसको कह सकते हैं निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है, दीपशिखा है। ऐसी कविताएं जो है महादेवी वर्मा जी के कलेक्शन में रखी हुई हैं। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप इसका सिंपल सा उत्तर बता सकते हैं कि दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर ज़िले में समसरिया नामक कोई गांव था, वहां पर हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है? उम्मीद तो है कि समझ में आएगा, क्योंकि आपने 3-4 बार रिवीजन इसको ज़रूर किया होगा। नहीं किया है तो 2-3 बार पढ़ लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। क्लास अगर पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ से ले सकते हैं। आपको सीरीज़ पे पूरी डिपेंडेंसी नहीं देनी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने नोट्स बना के चीज़ों को कवर अप किया है तो उससे कर सकते हैं। पेपर्स को ध्यान में ज़्यादा रखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, राज सर से कांटेक्ट करिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा और आपकी हेल्प भी कर दी जाएगी। आपको डिस्काउंट भी कुछ मिल जाएगा जहाँ पर आपके एग्ज़ाम है, ताकि लास्ट में एट द एंड पे आपकी पूरी हेल्प होने का पूरा चांस रहे और आप अच्छे से एग्ज़ाम अपना दे पाओ। बैक लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप काम कर लो, वो आपकी समझदारी होगी, बाकी आपकी जैसी इच्छा। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुरु गोविंद टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? टैगोर जी का जन्म 7 मई 1863 कोलकाता में हुआ था। इनके बारे में फ़िलहाल कोई पढ़ने की नई बात नहीं, हम बहुत बार जानते हैं। टैगोर जी की किस पुस्तक के लेखन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि है, ये हम जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं के का वर्गीकरण करना, मतलब जो रचनाएं इन्होंने लिखी उनको क्लासीफाई करके हमें बताना है। आप जानते हैं वाजपेयी जी की रचनाओं में 3 वर्गों में इसको बांटा गया है, भौतिक रचना, संपादित रचना और संकलित रचना। ठीक है, जो कि एक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम उम्मीद है कि आने की। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नागेंद्र का जन्म 1915 में अलीगढ़ में अतरौली नामक कोई गांव वहाँ पर हुआ था। ये बहुत कम उम्मीद है कि ये भी आपको आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक आपके इस सीरीज़ में मुझे लगता है कि पवन की जो लेटेस्ट सीरीज़ आपकी है, इसमें जितने आपके साहित्य से संबंधित क्वेश्चन थे वो आपको इतने ही हैं। अब आपके ग्रामर पोर्शन की चीज़ें से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनको हमें करने में काफ़ी आसानी होगी। आपको हिंदी के सिलेबस से उसी में दिक्कत होगी जिसमें आपको साहित्य के क्वेश्चंस होंगे, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से कर ले जाएंगे।
देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द से क्या अभिप्राय है, शब्द से आप क्या समझते हैं, जो कि 1 नंबर का प्रश्न आपको बनता है। तो आप बता सकते हैं कि शब्द की रचना वर्णों से होती है, शब्द की रचना वर्णों से होती है। और ये कह सकते हैं कि शब्द में वर्ण और ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार का होता है, सार्थक और निरर्थक। देखिए फ्रेंड्स, ये परिभाषा है, आपको जो उचित लगे वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सही लग रही है ये लिख दो, अपने मन से कोई याद है पुराने समय से तो वो लिख दो। शब्दों का वर्गीकरण करिए। तो देखिए शब्दों का वर्गीकरण कई तरीके से होता है, मेनली 4 प्रकार से होता है। एक अर्थ की दृष्टि से होता है, एक उत्पत्ति की दृष्टि से होता है, दूसरा रचना की दृष्टि से होता है, तीसरा और वाक्य के प्रयोग की दृष्टि से होता है, चौथा। तो ये ध्यान रखना, आपके 4 प्रकार हैं जिनके ऊपर जो है ये वर्गीकरण हुआ है। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा होगा और मैं लास्ट में आपको ये चीज़ें पूरी कंप्लीट, बहुत देखो एक बात समझ, अपना खुद दिमाग थोड़ा सा लगाया करो कि देखो आपको लास्ट में क्या पढ़ना कैसे पढ़ना ये मालूम है, और अभी यही चीज़ मैं 5 दिन पहले करवाऊँ तो क्या ही मतलब है, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। तो अभी मैं पढ़ा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, मैं कर ले ताकि आप एक बार रिवीजन कर पाओ। तो वो बहादुरी होती है कि मौके पर कोई आपको हर चीज़ करे तो तू तुरंत किसी को याद नहीं है, तो हम लोग रोबोट नहीं इंसान है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। चलो आ जाओ। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी। वैसे आप बहुत अच्छे हो जाएगा, परेशान ना हो, कर ले जाओगे, बहादुर हो जाएगा। जैसे आम का, साधारण, मामूली, एक फल और अलग अलग। नेक्स्ट आइए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का गगन है, अंबर है, व्योम है, नभ है, आदि है। आगे चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट, विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत का विष होता है, स्वर्ग का नरक होता है, सत्य का सत्य होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। आगे बढ़िए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उससे आपका क्या अभिप्राय है। भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए शब्दों के एक समूह का प्रयोग करते हैं। उसके जैसे कह सकते हैं कि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अनेक चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास रखता है तो वो आस्तिक होता है, जैसे कि मैं रखती हूँ तो मैं एक आस्तिक हूँ, ठीक है। हाँ भाई, बिना इनके ऊपर वाले ही तो हैं। 2 पिता होता है इस दुनिया में सभी का। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 2 पिता होते, एक पृथ्वी पे जो हमारे साथ होता है, जो हमें जन्म देता है, और एक ऊपर वाला जो रखवाला होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, उन दोनों की कृपा रही तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिलहाल के लिए आगे आ जाओ, बातें खत्म, काम करेंगे, पढ़ना एग्जाम है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिख दो। तो 2 भेद हैं, ठीक है, एक विकारी होता है, एक अविकारी शब्द होता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, मुहावरे से आप क्या समझते हैं, मुहावरे का क्या अभिप्राय है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी सूक्ष्म भाव या विचार को प्रकट करने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। और ये मुहावरे के प्रयोग में चुस्ती आ जाती है। चुस्ती मतलब क्या, मुहावरे जो होते हैं कटाक्ष बोल देते हैं, ठीक है, कुछ उसी तरीके से होते हैं। आगे बढ़िए, कभी कभी हो जाता है, सही भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर समय वैसा ही हो। आवाज़ उठाना क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब आवाज़ उठाना, मतलब कि विरोध करना। कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ तो सभी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। आप इसके प्रयोग भी लिख सकते हो कि भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। आगे बढ़िए, इसकी थोड़ी सी प्रिंटिंग खराब है लेकिन फिलहाल देख लेंगे। स्वतंत्र लेखन का क्या अभिप्राय होता है, ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है लेकिन 3rd में बना हुआ प्रश्न है। स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर किसी एक लिखित अभिव्यक्ति, मतलब खुल एकदम मदहस्त हो के अपने आप से लिखना, अपने विचार को लिखना, अपने आत्मा दिलो जान की बात को लिखना, ठीक है, मतलब खुल कर फ्री होकर लिखना, अपने बातों को व्यक्त कर पाना। आगे बढ़ो, राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है देखने को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, ये सारे क्या हैं, ये राष्ट्रीय पर्व की श्रेणी में आते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्रिया के 8 रूप होते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं, 8 रूप होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया, वैसे हम तो सुने कर्ता के 8 रूप होते हैं, कारक के मतलब, लेकिन क्रिया तो 2 ही होती, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। लेकिन ये 8 रूप किस बेसिस से बांटे, अब ये नहीं समझ में आ रहा है। क्रिया तो 2 ही प्रकार की होती है ना, एक सकर्मक या कर्मक क्रिया, बाकी अलग अलग भेद है। द्विकर्मक क्रिया, प्रणयार्थक क्रिया, वो एक अलग सेक्शन में है। चलिए देखते हैं, कालों का विभाजन 3 प्रकार का है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल।
मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वो मिश्रित उपवाक्य होता है। ये भी आपके 1.5 सेकंड सेमेस्टर था और इसमें मैंने कई सारे प्रश्न भी किए थे, मैंने बताया था आपको। देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में आते हैं, जिनको हम सामान्यतः फिर प्रयोग करने लगते हैं, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं। सरल वाक्य को समझाइए। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो रही है वो हमारा सरल वाक्य होता है। आगे बढ़िए। समसामयिक समासिक शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से दो या जिन शब्दों को दो शब्दों के योग से बनाया जाता है उसको समासिक शब्द कहते हैं, जैसे भैंस, भैंसा गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। वाक्य के भेद होते हैं 3 प्रकार के: सामान्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि सामान्य को हम सरल वाला वाक्य भी कहते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कुछ अर्थ निकलता है। वे शब्द जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द, जैसे पुस्तक और भोजन है, तो इससे एक अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में केवल एक ही अर्थ निकलता है वो एकार्थी। गाय, लोहा, कलम, ये सब। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते तो हैं लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग पाए जाते हैं, उनको हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आहट, तो आहट और आहत दोनों में फर्क होता है। छल, छाल। नेक्स्ट देखिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए हुए शब्द है जिनका हम प्रयोग करते हैं सामान्यतः, वो हम तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अधीन, उत्सव, अग्नि, ये सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द जो होता है वो हिंदी का ही हिंदी से ले लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स ये क्लास मैं आपकी 20 मिनट की वैसे भी करती हूँ, अभी भी चीज़ें अच्छे से टाइम पर हैं, हो जाएगा परेशान। मैं आपको पेपर पूरा करवा पाऊँगी, मैं आपको सही बात बता रही, मैं आपको पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर पाऊँगी। जितने पेपर्स आपके पुराने सालों के हैं सभी 8 पेपर, मतलब 8 सब्जेक्ट के जो पेपर हैं हर कई सालों के, वो पूरा मैं आपको करवाऊँगी और पूरी सीरीज़ आपको राधन की और पवन की करवाऊँगी। लास्ट में आपको मैराथन दे दूँगी। इतना मैं आपके लिए एफर्ट इन 25 दिनों में, जो 20 दिन बचे हुए, इतना एफर्ट्स मैं आपके लिए 3rd सेमेस्टर का लास्ट में करूँगी। आपने भले मेरा सपोर्ट नहीं किया बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मैं आपका सपोर्ट, आपका एट द एंड में जो चीज़ें मेन होती हैं कि ये चीज़ें आपको जो है पढ़नी है, करानी है, वो मैं आपको कराऊँ। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये रही क्लास आपकी जहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, रिवीजन होगा, मिलकर पढ़ेंगे साथ में और मिलकर मुश्किल को भी सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, नई क्लास, नया टॉपिक, सब कुछ जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।